हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। दोस्तों, इसमें कुछ अलग अलग प्रश्नों को हम लोग शामिल किए हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस सेट 2 खत्म होता है, हम लोग दोस्तों 9 जनवरी 2023 में आए हुए प्रश्नों को फिर सॉल्व करेंगे। तो आज जो दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसके पहले बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज जो है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। और इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न जो है आने की संभावनाएं जो है कि एग्जाम में बढ़ जाती है। और इस तरह के प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो है कि दोस्तों ये सपेरों की एक कहानी है और इस सपेरों के कहानी में से ही प्रश्न को बनाया गया है। और उसमें जो है कि कालबेलिया एक नाच के बारे में बताया गया था। तो कालबेलिया नाच जो है कि सपेरों की एक प्रकार का कला है, यानी नृत्य का कला है। ठीक है, और उसी से ये प्रश्न बना है यहाँ पे। सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल किया जाता है? तो जब आप उस वाले एनसीईआरटी में उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि ढोलक, बीन, तुम्बा और खंजरी ये सफेरों के दोस्तों यंत्र हैं। इसमें से साफ साफ वहां पे लिखा गया है कि ढोलक को छोड़कर बीन, तुम्बा और खंजरी ये किससे बनाए जाते हैं? ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी से। किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किसके बारे में पूछ रहा है? बीन के बारे में पूछ रहा है। इसमें दिया है सूखी लौकी, यानी लौकी से बनाए जाते हैं और सूखी लौकी की खोल से इसको बनाया जाता है, तो बीन को। और तुम्बा भी पूछेगा, खंजरी भी पूछेगा। तो ये तीनों जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और ढोलक जो है कि सूखी लौकी से दोस्तों नहीं बनाया जाता है। उस सपेरों की कहानी में ये दिया गया है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न जो है कि बार बार हर एक शिफ्ट में आता है। तो इसको तो पक्का है कि आप लोग लगाना सीख जाइए। बस क्या करना होता है, आपको टाइम निकालना होता है और जो दूरी दी गई होती है उसमें सीधे हम लोग भाग दे देते हैं, औसत चाल निकल करके आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कितना टाइम है यहाँ पे। तो 16/10/2021 को एक ट्रेन चली है। ठीक है, और ये 8:20 रात्रि को चली है, यानी शाम को चली है 20:20 पर। ठीक है, और वो 17/10 को अगले दिन फिर शाम को वो 4:20 पर सूरत पहुंची। इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी भी दे दिया दोस्तों 1080 किलोमीटर। ठीक है, तब उस पर्यटक की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या थी? ट्रेन की औसत चाल यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समय निकालेंगे। तो देखेंगे 16 तारीख से चली है और 17 को गई है, यानी टोटल एक दिन चली। कितनी? एक दिन। और एक दिन में हम लोग दोस्तों जानते हैं कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे एक दिन में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया गया है। टाइम देखेंगे 8:20 से और 16:20 के बीच में, यानी 20:20 से 16:20 के बीच में। अगर दोस्तों यही ट्रेन अगर 20 से 20 चलती, अगर रात तक चलती 20 बजे तक, तो ये टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, क्योंकि एक दिन पूरा चलती और 8 से 8:20 के बीच में चलती, तो टोटल जो है कि 24 घंटे चलती। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक बताइए, क्लियर है? अब देखिए, लेकिन ये चली कितनी है? ये चली है 4:20 तक, यानी दोस्तों ये 20-20 दोनों बराबर है। बस इसमें अंतर निकाल लीजिए, कितने घंटों का अंतर है? 4 घंटे का अंतर है, यानी 24 में से सीधे 4 घटा दीजिए, यानी टोटल कितना चली है? 20 घंटे चली। टोटल गाड़ी कितनी चली है? 20 घंटे चली है। और ये दूरी कितना दिया है? दूरी दोस्तों दे दिया है 1080 किलोमीटर। ठीक है, तो औसत चाल अगर निकाले हम लोग, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय।
तो कुल दूरी दोस्तों यहाँ पे आपको दे दिया है, कुल दूरी कितनी है 1080 और कुल समय दोस्तों कितना 20 घंटा। इसमें से भाग दीजिए, एक 0 से 0 खत्म हो गया दोस्तों, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आंसर में देखेंगे क्या इतना दिया है कि नहीं दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है कि निकल करके स्पीड आ गया, औसत चाल। देखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड और 36 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आया 54 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों किलोमीटर पर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 54 में क्या करना है, 5/18 से सीधे गुणा कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो 18 यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और इधर बचा 3 × 5 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर कितना आ गया आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए कितना आसान प्रश्न है, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, बस टाइम आपको निकाल लीजिए। टाइम निकालने के बाद बस आपको यही फार्मूला रखना है, इसी फार्मूले पे आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा और 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही जो है कि ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जल चक्र में बादल निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनते हैं। तो इसके पहले वाले जो चैप्टर था दोस्तों, प्रैक्टिस सेट था, उसमें हमने बताया था कि बादल कैसे बनते हैं। तो बादल बनने से पहले दोस्तों पेड़ के कारण ही क्या करते हैं, बादल बनते हैं। और ये सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है, अगर जल इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होकर जल क्या होता है, वाष्प में बदलता है, और वाष्प में बदलने के बाद पेड़ों के कारण ये संघनन की प्रक्रिया होती है, संघनन। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया होती है, फिर यही संघनन से फिर बारिश होती है, फिर जो है कि वाष्प की क्रिया होती है। तो बादल जो बनते हैं दोस्तों वो संघनन के कारण बनते हैं, तो संघनन इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अब वाष्पीकरण वो होता है दोस्तों, वो तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, उबलकर वाष्प में बदल जाता है, उस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और अपघटन किसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिए। तो अपघटन उसे कहते हैं दोस्तों, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी मूल पदार्थ, क्या हो, कोई भी मूल पदार्थ 2 अवयव में टूट जाए। जैसे अगर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको तोड़ा जाए, चाहे जल है दोस्तों H2O, इसको अगर वैद्युत अपघटन से तोड़ा जाए तो ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ का 2 सरल अणुओं में बंटना ही क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। और गलनांक क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह तापमान जिसपे कोई भी ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है, किसमें बदल जाता हो, द्रव में, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो है कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो है कि बादल बनने की प्रक्रिया पहले प्रैक्टिस सेट में भी इसको कराया गया था। ये जो है कि मौसम जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, ये बनते हैं पौधों के कारण, पेड़ पौधों के कारण। इसीलिए सरकार जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देती है कि आप क्या करिए, पेड़ लगाइए। ठीक है, उसके बाद एवोपरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, इधर से जल का सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण होता है। फिर ये जो है कि पेड़ों के कारण इसमें बादल बनते हैं, मौसम बनता है। फिर इसमें जो है कि कंडेंसन का क्रिया होती है, यानी संघनन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया में छोटे छोटे बूंदों के रूप में टेम्परेचर के कारण क्या होते हैं, बादल छोटे छोटे बूंद के रूप में बारिश के रूप में गिरते हैं। फिर जो है कि तालाबों में इकट्ठा होते हैं, फिर जो है कि इनका वाष्पीकरण होता है। यही पूरा क्रिया होती है और इस क्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। यानी जल का बार बार पुनः ये क्रिया होती है और इसीलिए इसको जल का चक्र कहा जाता है। और ये चौथा प्रश्न है, आजकल किसान अनाजों को बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा अलग करते हैं। दोस्तों जैसे गेहूं हो गया या सरसों हो गया, इस प्रकार के जो हमारी फसल उगती है, उस फसलों को हम लोग इनमें से किन विधियों द्वारा अलग करते हैं। फसल में से भूसे को कैसे अलग करते हैं, तो ये जो क्रिया होती है थ्रेसर के कारण होती है। और थ्रेसर में हम लोग क्या करते हैं, अनाजों को डाल देते हैं और थ्रेसर क्या करता है, हाई स्पीड में चलता है और उसमें से दाने अलग हो जाते हैं और भूसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। और थ्रेसर द्वारा हम लोग अनाजों को अलग करते हैं। तो यहाँ जो है आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है। तो इस तरह के घोंसलों से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में भी मैं करवा चुका हूँ। और इस वाले भी जो वीडियो अभी जो इस पेपर को खत्म करेंगे, इसको 5वें वाले प्रश्न को, उसके बाद जो है कि आपको एनसीईआरटी का भी मैं स्लाइड लगा दूंगा और आप जो है कि इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो कैक्टस के कांटे होते हैं और मेहंदी का मेड़ होता है दोस्तों, उसमें जो आपका घोंसला बनाता है वो फाख्ता बनाता है। जो फाख्ता पक्षी होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, वो कैक्टस के कांटों और मेहंदी के मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब जो है कि आगे चलते हैं और अगली स्लाइड में आपको सभी चिड़ियों के घोंसले कैसे बनते हैं, और ये एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ना चाहें पूरा, अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी में कक्षा 4 का अध्याय 16 में एक चैप्टर है चूचू करती आई चिड़िया। ठीक है, और ये जो कहानी लिखे थे गीजू भाई बधेका जी, और ये गीजू भाई बधेका बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं और इनके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और गीजू भाई बधेका की कहानी से इन सभी चिड़ियों के घोंसले के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले जानेंगे किलचड़ी चिड़िया जो है, जिसे इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है, ये अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो किलचड़ी चिड़िया के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी होती है, जड़े होते हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं और रुई सब बिछा होता है। रुई वगैरह, ऊन वगैरह, बाल वगैरह सब बिछाई होती है। और किलचड़ी की चोंच जो होती है अंदर से कैसी होती है, लाल होती है। और किलचड़ी छोटे छोटे कीड़ों को क्या करती है, खाती है। तो ये जो है कि किलचड़ी के जो है इसी प्रकार के उसके घोंसले होते हैं, नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़े, ऊन और बाल उसके होते हैं उसके घोंसले में। ठीक है, और ये इमेज में किलचड़ी चिड़िया आपको दिख रही होगी। अब ये चलते हैं फाख्ता के बारे में। तो फाख्ता के बारे में आपने अभी पढ़ा, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में जो है कि अपनी घोंसला बनाते हैं, और वो होता है फाख्ता, जिसे डव भी कहा जाता है, इंग्लिश में डव। ठीक है, और ये जो है कि फाख्ता हिंदी में। और ये गौरैया के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो गौरैया जो होती है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला अपना बनाती है। और कबूतर भी कुछ इसी प्रकार के पुराने खंडहरों में और इस तरह के जैसे गौरैया बनाती है, उसी प्रकार ये कबूतर भी अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, और अगला पक्षी देखते हैं। अगला पक्षी जो है दोस्तों वो है कौआ। तो कौआ का जो घोंसला होता है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनी होती है। और कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, कौआ पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और पूछा जाता है सबसे ऊंचे पेड़ पे, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो वो बताएंगे दोस्तों चील। ठीक है, सबसे ऊंचे पेड़ पे जो घोंसला बनाती है वो चील बनाती है, और सबसे ऊंची डाल पे जो घोंसला बनाता है वो कौवा बनाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। और ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में आने के 100% संभावना है, किसी न किसी से में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर कोयल की बात करें दोस्तों, तो कोयल जो है कि अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। और कभी कभी क्या करती है, कौवे के अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे ले जाकर के उसमें रख देती है। तो बहुत ही चालाक चिड़िया है कौन, ये आपकी कोयल, जो कि घोंसला नहीं बनाती है। इधर देखेंगे दर्जिन चिड़िया की बात की जा रही है दोस्तों। दर्जिन मीन्स होता है सीने वाला। इसी प्रकार इसकी जो चोंच होती है बहुत ही नुकीली होती है, और ये अपनी नुकीली चीजों से, यानी अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सील देती है, और सील करके थैली जैसे आकार का अपना जो है कि घोंसला बनाती है, और उसी में अंडा देने के लिए तैयार करती है। तो अपने चोंच से सिल कर, जो अगर पूछा जाए कि अपने चोंच से सिल करके घोंसला बनाती है उस पक्षी का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप, बताएंगे दर्जिन चिड़िया। ठीक है, और ये थैलानुमा अपना जो है कि घोंसला बनाती है। अगर बसंत गौरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं बसंत गौरी का चित्र है। और ये जो है कि अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं। ये पेड़ की खोखला बनाती है, पेड़ में खोखला बनाती है और टुक टुक करती रहती है, और गहरा छेद बना करके उसी में क्या करती है, अंडा देती है। और ये क्या कहलाती है, बसंत गौरैया कहलाती है। ठीक है, बसंत गौरैया पेड़ में अपना घोंसला बनाती है, पेड़ को क्या कर देती है, खोखला कर देती है, और इसी में अपना घोंसला बनाती है। अब देखेंगे इधर जो है कि शक्कर खोरा देखेंगे। तो शक्कर खोरा जो अपना घोंसला बनाता है दोस्तों, वो पेड़
झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। क्या करती है कि एक पतली सी टहनियाँ होती हैं या डाली होती है जो लटकी हुई होती है, उसी पे अपना जो घोंसला बनाती है वो बनाती है शक्करखोरा। और अपना घोंसले में वो क्या बाल का इस्तेमाल करती है, बारीक घास और पतली टहनियों का इस्तेमाल करती है। सूखे पत्ते भी उसमें लगाती है, रुई भी, पेड़ की छाल के टुकड़े भी, और मकड़ी जाले और कपड़ों के चीथड़ों से बनाने वाले घर जो होते हैं वो शक्करखोरा के होते हैं। ठीक है, कोई भी पेड़ होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो पेड़ की अगर कोई टहनी नीचे से लटकी हुई है, चाहे झाड़ी है तो लटकी हुई, तो ये अपना इस तरह का लटकता हुआ झूला, अपना झूला जैसा बनाती है, लटकता हुआ घोंसला। और उसमें जो है कि ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे शक्करखोरा के बारे में। अब ये जो है कि नर बीवर से दोस्तों कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आए होंगे। नर बीवर, तो ये देखिए ये जो बनाते हैं अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और इसमें जो घोंसला बनाते हैं हर एक नर जो होता है अलग अलग घोंसला बनाता है, और उसमें मादा को जो घोंसला अच्छा लगता है उसी घोंसले में जाकर करके क्या करती है, अंडा देती है। तो वो जो होते हैं वो नर बीवर पक्षी होते हैं, और लटकता हुआ बहुत ही सुंदर जो है कि उनका घोंसला दिखता। और प्रकृति के जो है कि ये अजूबे ही समझ लीजिए जो अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं, और ये घर जो बनाते हैं दोस्तों केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो पक्षी जो केवल अपना घर बनाते हैं वो अंडे देने के लिए अलग अलग घर बनाते हैं, और जब जो बच्चे अंडे से निकल जाते हैं तो ये लोग घोंसला को छोड़ करके उड़ जाते हैं, और घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, फिर जो जब जरूरत होती है तो फिर घोंसले का निर्माण करते हैं और फिर अंडा देते हैं, और वही प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। अब निम्न में से क्या ऊर्जा का परंपरागत या अनवीनीकरण स्रोत है? ठीक है, परंपरागत या अनवीनीकरण स्रोत दोस्तों देखिए ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक नवीनीकरण और एक दोस्तों स्रोत होता है अनवीनीकरण। ऊर्जा के दोस्तों दो स्रोत होते हैं, एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। नवीनीकरण में दोस्तों वे स्रोत आते हैं जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। और अनवीनीकरण स्रोत वे होते हैं दोस्तों जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। और इनको बनने में दोस्तों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं अनवीनीकरण स्रोत में। और इसमें जो है कि जैसे देखेंगे दोस्तों तो नवीनीकरण स्रोत में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे पानी, उसके बाद हवा, उसके बाद सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसके बाद इत्यादि। ठीक है, और अनवीनीकरण वाले में दोस्तों जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये सब दोस्तों जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, और एक बार जो है कि निकल गए बाहर और इनका यूज हो गया तो आप पुनः उनको प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कहलाते हैं अनवीनीकरण या गैर परंपरागत या परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, और नवीनीकरण होते हैं गैर परंपरागत या इसे नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है कि आप देख सकते हैं इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा दोस्तों नवीनीकरण स्रोत है, ज्वार भाटा ऊर्जा ये भी नवीनीकरण स्रोत है, भूगर्भीय उष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ये भी दोस्तों आपका नवीनीकरण स्रोत है। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन होते हैं दोस्तों, यानी जो जीवाश्म होते हैं इनके बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये कहलाते हैं आपके परंपरागत या अनवीनीकरण स्रोत। तो इसमें जो है कि आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह स्थान जहाँ चागंपा अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते हैं कहलाता है। ठीक है, तो देखिए चागंपा एक जनजाति है दोस्तों, और ये जनजाति लद्दाख वगैरह में पाई जाती है, और ये चांगथांग इलाके में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चांगथांग इलाका।
और चांगथांग इलाका का मतलब होता है जहां कम लोग रहते हैं, जहां कम लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। और ये चागम्पा जनजाति जो होती है वो ये घुमंतु जनजाति होती है। कैसे होते हैं? घुमंतु होते हैं। ये लोग घुमंतु होते हैं और अपने भेड़ बकरियों के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, सामान को लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको घुमंतु बोला जाता है। और चागम्पा लोग, देखिए चागम्पा लोग एक प्रकार का टेंट बनाते हैं, टेंट। जिस टेंट में वे लोग रहते हैं यानी उसे रेबो कहते हैं। और जिसमें भेड़ बकरियां रखते हैं, भेड़ बकरियां, उसे दोस्तों लेखा कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेखा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे चागम्पा जो होते हैं ये चांगथांग इलाके में रहते हैं। और चांगथांग का मतलब होता है जहां कम लोग रहते हैं। और चागम्पा जनजाति एक घुमंतु जनजाति होती है, अपने भेड़ बकरियों के साथ चारे के खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्र लद्दाख में पाए जाते हैं। और ये लोग जहाँ टेंट लगाते हैं और उस जिस टेंट में वो लोग रहते हैं उसे रेबू कहा जाता है। और जिसमें भेड़ बकरियां ये लोग रखते हैं, जिसमें ये लोग भेड़ बकरियां रखते हैं उसे लेखा कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है, भेड़ बकरियां रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो लेखा। यहाँ जो है कि आप लोग यहाँ से देख लेंगे, इसका आंसर लेखा हो जाएगा। अब 8वां देखते हैं। जब मीना के चाचा उसका हाथ पकड़ते हैं तो रितु को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह मीना का हाथ पकड़ना पसंद करती है, ऐसा क्यों? तो देखिए हर एक व्यक्ति का दोस्तों स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए मैं किसी छोटे बच्चे को स्पर्श करूं और मैं अपने इंप्रेशन कुछ अलग कर दूं, तो बच्चा किसी न किसी के टच करने से डर लगता है। चाहे बच्चे का के प्रति अगर आपका इंप्रेशन कुछ अलग हो तो बच्चा देख करके क्या होता है, आपको डरता है। तो हर एक प्रकार का, हर एक व्यक्ति को का जो इम्प्रेशन होता है यानी जो टच करने का फील होता है बच्चों के लिए अलग अलग होता है। तो यही जो है कि इसमें आंसर आपका सही होगा कि सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। हो सके आपके स्पर्श करने से बच्चा डरता हो, चाहे आपके स्पर्श करने का तरीका क्या हो, अलग हो। इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा कि सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता। हम 9वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से जो सही उपयुक्त विकल्प है उसको चुन करके इसमें आपको आंसर देना है। कह रहा है नर मधुमक्खी रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती। तो देखिए दोस्तों मधुमक्खियों से रिलेटेड प्रश्न है। और मधुमक्खियों से जो कि रिलेटेड है आपके चैप्टर में अनीता जो है, अनीता एक होती है जो सुपर स्टार गर्ल है और उसके बारे में जो बताया गया वो मधुमक्खी पालन करती है। ठीक है, और मधुमक्खी पालन करती है और मधुमक्खी से रिलेटेड और मधुमक्खी के झुंड से रिलेटेड जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये जो मधुमक्खियां होती हैं इसमें जो नर मधुमक्खी होते हैं उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता, वो लोग कुछ नहीं करते हैं, बस छत्ते में आराम से पड़े रहते हैं। और जो रस ढूंढने का काम होता है वो मादा मक्खियों का होता है जो श्रमिक होती है। और हर एक छत्ते में दोस्तों एक जो है कि रानी मधुमक्खी होती है और वही अंडे देती है। और बाकी बच्चों का देखभाल जो करती हैं वो मादा मधुमक्खियां करती हैं और ये रस ढूंढने का काम भी वही करती हैं। और जब किसी को एक मधुमक्खी को पता चल जाता है कि यहाँ पर रस है तो वो लोग एक तरह का एक नाच करती हैं जिससे सभी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे। ठीक है, और इनके अंडे देने का जो समय होता है अक्टूबर से दिसंबर अंडे देने का बहुत अच्छा समय होता है और इसी समय मधुमक्खी पालन करने का भी अच्छा समय होता है। तो इसमें जो कि आप देख सकेंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो अगर बात करें नर मधुमक्खी तो नर मधुमक्खी का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, तो कथन ए जो है कि दोस्तों गलत है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं, यानी कथन बी आपका यहाँ सही है। तो देखेंगे कौन सा सही है। तो ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत है। ए और बी दोनों सही है लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ये भी देखेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे बी गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे ए गलत है लेकिन बी सही है। हाँ देखिए ये वाला ऑप्शन सही मिल रहा है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो यहाँ से कि आंसर है डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे, क्योंकि ए गलत है यहाँ पे और बी क्या है, सही है। यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया था तो इसको जो है कि इसका आंसर डी वाला आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोज़ को आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, तो शेयर करते हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जो है कि दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर नहीं किए हैं तब। अगर नए हैं तो प्लीज़ जो है कि सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, यानी ऐसे खेल को चुनना है जो घर में ही खेले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाहर नहीं जा सकती, उसकी बेटी जो है बाहर नहीं जा सकती है। इन खेलों में से वो कौन कौन सा खेल जो है कि चुनेगी, और ऐसे खेल होने चाहिए जो खेल आप घर में बैठ करके खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। बैडमिंटन खेलने के लिए दोस्तों आप घर में नहीं खेल सकते, शतरंज मान लो खेल सकते हो, लूडो घर में खेल सकते हो। टेनिस भी दोस्तों आप घर में नहीं खेल सकते, शतरंज खेल सकते हो, ठीक है। छुपन छुपाई भी घर में खेल सकते हो, स्टापू पिट्ठू ये सब जो है कि आप घर में नहीं खेल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो होगा कैरम बोर्ड, एक जगह बैठ के आप घर में खेल सकते हो, शतरंज भी खेल सकते हो, ताश भी खेल सकते हो, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। यानी आप क्या कर सकते हैं, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश जो है कि आप घर पे बैठ करके एक कोने में कम जगह में भी आप क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा बी वाला। तो जल्द ही दोस्तों आपको अगली वीडियो जो है वो 9 जनवरी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एक बार फिर से पूरा जो है कि 3 से 5 लेकर सारा मैराथन एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक ही बार में आप रिविजन कर सकते हैं। एक पर्वतारोही में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पर्वतारोही दोस्तों बछेंद्री पाल के बारे में इसमें कहानी बताई गई है, और बछेंद्री पाल जो है कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है, और उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया। और एक पर्वतारोही में क्या गुण होने चाहिए इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो एक पर्वतारोही में क्या होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों धैर्य होगा, क्या होगा, धैर्य, ठीक है, धैर्य भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए। यानी दोस्तों उपरोक्त में से सभी गुण जो है आपके पर्वतारोही के अंतर्गत होने चाहिए, ठीक है। और पर्वतारोही दोस्तों जब ऊपर जाते हैं तो अपने ऊपर एक जो है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर जब सीधे वायु दाब बढ़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब पहाड़ों पर आप जाते हैं तो, ठीक है, इसलिए वहाँ पे सिलेंडर लेके जाया जाता है। इनमें से उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। सांप जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, ठीक है। क्यों महसूस करता है, क्योंकि उनके पास कान नहीं होते हैं और कंपन से ही अपन क्या करते हैं, सुनते हैं। तो सांपों के कान नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, कंपन को महसूस करते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे ए और बी दोनों सही है, और बी ए का कारण है। ए और बी दोनों सही है लेकिन बी ए का कारण नहीं है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी, देखिए ऑप्शन तो दोनों सही है, तो ये वाला तो सही होंगे नहीं। अब इसी दोनों में कोई ना कोई सही होगा। कौन कारण है, कौन कारण नहीं है। देखिए कारण है कि उसका कान नहीं होते हैं, इसी कारण वो लोग क्या करते हैं, कंपन को महसूस करते हैं। यानी बी ए का क्या है, कारण है। यानी ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का क्या है, कारण है। इसीलिए जो है कि वो कंपन को महसूस करके सुनते हैं, क्योंकि उनके पास कान नहीं होता। 4 प्रकार के जहरीले सांप जो होते हैं वो होते हैं नाग, अफई, दुबोइया एवं करैत। ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं दोस्तों भारत में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही जहरीले होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और आगे चलते हैं। आलू के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आलू के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह ठंडी जलवायु में बढ़ता है, तो सही बात है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, यह एक तना है, जाहिर सी बात है ये तना के अंतर्गत आता है, सब सत्य है। तो देखिए ये इसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो भारत में नहीं हुई थी। आलू जो है, आलू दक्षिण अमेरिका से आया है, दक्षिण अमेरिका से। और दक्षिण अमेरिका से दोस्तों आलू, उसके बाद हरी मिर्च, ठीक है, ये कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। और हरी मिर्च को पुर्तगाली लोग लेके आए थे भारत में, और दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। इसीलिए जो कि दक्षिण अमेरिका को हरी मिर्च का जन्मदाता माना जाता है, यानी हरी मिर्च वहीं से आई हुई है। और भी जैसे और भी फल जो है दोस्तों या सब्जी जो है वो कहाँ कहाँ से आई हुई है, एक स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो है कि एक कविता है, ठीक है,
तो उस कविता को पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा कविता हो जाएगा और उसी से जो है कि रिलेटेड यहाँ पे छाट करके आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर दिया गया। ठीक है। दक्षिण अमेरिका से दोस्तों अगर पूछा जाए तो टमाटर, आलू और हरी मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है। और यूरोप में दोस्तों गोभी और मटर जो है यूरोपियन सब्जी है। ठीक है। भारत में धीरे धीरे जो है कि प्रचलित होकर के आए। अफ्रीका में दोस्तों भूरी काफी और भिंडी वो कहाँ की है? अफ्रीका की। ठीक है। और आम जो है, संतरा जो है, केला, मेथी, पालक, बैगन, मूली ये सब देसी हैं, यानी कहाँ से आए? वो भारत के हैं। ठीक है। तो भारत के अगर पूछा जाए तो भारत के आपके आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन, मूली भाई ये सब हैं देसी। इस तरह के जो कि कविता में पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरी कविता में इस तरह के जो कि निचोड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति मिर्जापुर की यात्रा पर जा रहा है। वो यात्रा करते समय कुछ सूचना एकत्र करता है। इस सूचना के अनुसार औसत चाल की गणना करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ भी औसत चाल ही आपको निकालना है। क्या करना है? औसत चाल निकालना है। कह रहा है ओडोमीटर पर प्रारंभिक चाल। देखिए ओडोमीटर जो होता है दोस्तों वो क्या करता है? गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और स्पीडोमीटर से स्पीड नापा जाता है। तो ओडोमीटर से दूरियां नापी जाती है और ये पहली दूरी जो है उसके रीडिंग पे लिखा हुआ था, पहली रीडिंग पे 1233। ठीक है। और लास्ट में जब वो रुकता है तो अंतिम उसका रीडिंग जो होता है, अंतिम रीडिंग होता है वो होता है दोस्तों 1581.5। ठीक है। और उसमें टोटल जो समय उसको लगा था वो समय लगा था 8.5 आवर्स। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यहां से अगर टोटल इसकी दूरी निकाली जाए तो अंतिम दूरी, अंतिम पाठ्यांक माइनस प्रथम पाठ्यांक को घटा दीजिए। इधर देखो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा बचेगा दोस्तों 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा बचेगा आपका 4। अब इधर 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 348.5 किलोमीटर पूरी दूरी निकल के आ जाएगी। टोटल दूरी दोस्तों 348.5, तो टोटल दूरी निकल के आ गई आपकी कितनी? 348.5। ठीक है। ये टोटल दूरी निकल गई। अब क्या करेंगे? दूरी निकल गई, समय निकल गई, तो चाल बराबर हम लोग दोस्तों जानते हैं दूरी बटे समय, यानी 348.5 बटे में 8.5। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 3,485 बचेगा, नीचे दोस्तों बचेगा 85। अब इसमें क्या करिए? भाग दीजिए। चलिए इसको भाग दे लेते हैं, इधर कहीं भाग दे लीजिए आप। इसको क्या करिए? 5 से ही कटा दीजिए। 5 से कटाएंगे तो 5 छके 30 बचेगा दोस्तों 5 9 45, 5 7 35। ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है। अब देखेंगे 4 बार लेके जाइए, 4 बार लेके जाएंगे 17, 17 में 4 बार लेके जाइए, 4 7 28, 4 एकम 4, 2 6, 68 बार जाएगा दोस्तों, बचेगा 1, तो 4 और बचेगा 17, 17 एकम 17 यानी 41 किलोमीटर पर आवर। जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों वो 41 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। यानी टोटल आंसर आपका यहाँ से जब कटाएंगे तो 41 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना निकल गया? 41 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखेंगे कौन सा आंसर दिया है, तो आंसर नंबर 3 जो है कि यहाँ पे मिलेगा आपका 41 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसे लगाए इसको आप देख लीजिए। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह के प्रश्न जो है कि बहुत ही आसान होते हैं। इसमें गलत मिलान करना है दोस्तों। और ये जो प्रश्न है पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को शामिल किया गया था। तो बेलक्रो का जो आविष्कार किए थे जॉर्ज एमरेस्टल किए थे, तो ये तो सही है। क्रमागत उन्नति का चार्ल्स डार्विन, ये भी सही है। मलेरिया का जो है कि खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। लेकिन जो इसमें गलत है दोस्तों अनुकूलन वाला, ये जो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो ने खोज किया था वो खोज किए थे अनुवांशिकता का। ठीक है। तो ये जो है कि इसका आंसर यही सही हो जाएगा। और आगे चलते हैं और आज के प्रश्नों का दोस्तों यहीं पे ये प्रश्न 15 प्रश्न आपके समाप्त होते हुए और एनसीईआरटी से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को छाट करके यहाँ पे आपके बीच में लाया गया था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियोस को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।